नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर आपके साथ हैं एक और नई कहानी लेके। और आज की कहानी भी जासूसी की दुनिया से है। हमने आपको लास्ट वीक भी गैरेथ विलियम्स की कहानी सुनाई थी, जो जासूस थे जिनके मर्डर था या उनकी डेथ थी, सुसाइड था, कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको एक और कहानी सुनाएंगे जहाँ पे सवाल बहुत है, एक भी जवाब नहीं है। तो दोस्तों, हम जासूसी की दुनिया की बहुत बातें करते हैं, बाहर से नहीं दिखती। आप बाहर से किसी को देख के नहीं कह सकते हो कि ये एक जासूस है। चुपचाप चलती है ये ज़िंदगी। जो लोग इसमें शामिल होते हैं, जो जासूस होते हैं, वो आपको बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हुए दिखाई देंगे। कोई बिजनेसमैन है, फैमिलीज होती हैं उनकी, वो पार्टीज भी अटेंड करते हैं, बाहर भी जाते हैं, आपको नॉर्मल सब्जी खरीदते हुए भी दिख जाएंगे। लेकिन उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो वो चुपचाप अपनी ज़िंदगी में करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो वो इकट्ठी करते हैं, वो जुड़ी होती है नेशनल सिक्योरिटी से, उस कंट्री की सिक्योरिटी से। जासूसी दुनिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नियम है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग। और वो ये है कि जब तक आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान छुपी हुई है, आप सेफ हैं। एक बार ये आइडेंटिटी खत्म, आपकी सेफ्टी खत्म। कोई कंट्री, कोई भी कंट्री जहाँ से आपके स्पाइज आते हैं, कोई भी कंट्री आपको ओपनली प्रोटेक्ट नहीं करती, ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। और इसीलिए जो आज की हम आपको कहानी सुना रहे हैं अशरफ मारवान की, ये नियम, ये लॉ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कहानी के लिए। तो आइए आपको मारवान की लाइफ में लेके चलते हैं। अशरफ मारवान की कहानी जो है वो शुरू होती है 1944 में, इजिप्ट में, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जो थे वो प्रेसिडेंट का जो गार्ड था, उनकी जो ब्रिगेड थी, उसमें एक ऑफिसर थे। जैसे हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट्स के गार्ड होते हैं, उसी में एक ऑफिसर थे वो। अशरफ मारवान ने काहिरा यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। और 1965 में उनकी मुलाकात होती है मोना नासिर से, जो कि राष्ट्रपति, तब के इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर की बेटी थी। मुलाकात हुई 1966 में, दोनों की शादी हो गई। और इस शादी के साथ मारवान जो थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट लाइफ में शामिल हो गए, प्रेसिडेंट के दामाद। अब आता है 1967। उस समय 6 दिन का युद्ध चला इजिप्ट का, तो बहुत इंस्टेबिलिटी थी इजिप्ट में। खैर 1970 में अब्देल नासिर की डेथ हुई और अनवर सादात उस समय राष्ट्रपति बने। अशरफ मारवान सादात के भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे, काफ़ी क्लोज थे उनसे। तो इस वजह से अशरफ मारवान का एक्सेस जो था, जो उनको एक्सेस मिला हुआ था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का रहा हमेशा। खैर 1969 में अशरफ मारवान लंदन आए, और यहाँ से उनकी कहानी जो है ज़िंदगी की, वो एक अलग रास्ते में मोड़ लेती है। इजरायली खुफिया एजेंसी, आपने सुना होगा मोसाद का नाम, बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, जैसे CIA है या इंडिया की रॉ है। इनके कुछ सीनियर ऑफिसर्स कहते हैं कि मारवान ने खुद मोसाद से संपर्क किया। उन्होंने कांटेक्ट किया इजरायली दूतावास के थ्रू। उन्होंने कहा कि वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स उनको, उनके ऊपर पहले शक किया गया, क्योंकि ऐसे ही नहीं आप इन्फॉर्मर बन जाते हो। लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई एजेंट्स की, मोसाद के एजेंट्स की, उन्होंने उनके पेपर्स देखे, जो वो इन्फॉर्मेशन देखी, तो उन्होंने उन्हें बहुत सीरियसली लिया। उन्हें एक कोड नेम दिया गया, एंजल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखिएगा दोस्तों। पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी कोड नेम की है, और हर स्पाई को एक कोड नेम मिलता है। आप कभी भी स्पाइस के ओरिजिनल नाम से उन्हें नहीं बुलाते हो, उन्हें एड्रेस नहीं करते हो, इवन इंटरनल एजेंसीज के अंदर भी, जिससे कि उस स्पाई की पहचान हमेशा छुपी रहे। खैर आने वाले वर्ष, आप अब 1969 में वो एनरोल हो गए। लंदन में आने के बाद उन्होंने मोसाद को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की। तो आने वाले बहुत सालों तक वो इजिप्ट की जो भी उनकी मिलिट्री योजनाएं थी, वो सब जानकारी मोसाद को पहुंचाते रहे, कहा जाता है। अप्रैल 1973 में उन्होंने मोसाद को, इजराइल को चेतावनी दी कि कोई हमला होने वाला है इजिप्ट की तरफ से। खैर इजराइल ने पूरी तैयारी की, सेना तैयार की, लेकिन कोई भी अटैक नहीं हुआ। तो इससे इजराइल को बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ, बहुत डिफ़िकल्टी हुआ, क्योंकि आप सेना वगैरह तैयार करते हो, ऑफ कोर्स उसमें बहुत फाइनेंसेस लगते हैं कंट्री के। फिर 4 अक्टूबर 1973 को उन्होंने दोबारा चेतावनी दी कि इजिप्ट हमला करने वाला है। खैर इस बार 6 अक्टूबर को हमला हुआ और योम किपुर का युद्ध शुरू हुआ इजिप्ट और इजराइल के बीच में। लेकिन मारवान ने हमले का समय इवनिंग बताया था, सूर्यास्त बताया था। ये हमला दोपहर में हो गया। तो इस टाइमिंग के डिफरेंस को लेके भी काफ़ी बहस हुई आपस में। बट एनीवे, कुछ इजरायली ऑफिसर्स ने कहा कि मारवान
बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स थे उनके लिए। बट कुछ ने कहा कि वो डबल स्पाई थे। इजिप्ट में भी लोगों की अलग अलग राय थी उनके बारे में, कुछ उन्हें देशभक्त कहते थे, कुछ उन्हें गद्दार कहते थे। तो आज तक उनकी असली लॉयल्टी किस कंट्री के साथ थी, क्या थी, वो आज तक कोई कह नहीं पाया इस पूरे क्लैरिटी के साथ कि ये थी उनकी लॉयल्टी। एनीवे, युद्ध हुआ योम किपुर का, फिर मारवान का लाइफ नॉर्मल चलता रहा। सबको जो सामने से दिखाई देता है वो नॉर्मल दिख रहा था। वो लंदन में सेटल हुए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किए, बहुत बड़ा बिजनेस चलाया। चेल्सी फुटबॉल क्लब है यहाँ पे, बहुत बड़ा क्लब है, उसमें भी उनकी हिस्सेदारी थी। इंटरनेशनल व्यापार वगैरह भी बहुत करते थे। तो बाहर से एक नॉर्मल इंसान दिखते थे। जैसे हमने आपको कहा था, स्पाइस की लाइफ बाहर से आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। और बहुत सालों तक ये चीज़ कभी भी ऑफिशियली सामने नहीं आई कि वो एक स्पाई हैं। और फिर उनकी ज़िंदगी में और कहानी में, उनकी ज़िंदगी की कहानी में प्रवेश हुआ एक ब्रिटिश हिस्टोरियन का, एक हिस्टोरियन का जिनका नाम था आरोन ब्रेगमन। अब ये नाम ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, एंजल के साथ साथ, क्योंकि एंजल और आरोन ब्रेगमन ही मारवान की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन के रह गए। खैर, आपको बताते हैं ब्रेगमन कौन थे। तो ब्रेगमन, हमने जैसे आपको बताया, वो हिस्टोरियन थे। तो वो क्या कर रहे थे उस समय? वो इज़राइल का जो वॉरफेयर था, जो इज़राइल का युद्ध का इतिहास था, वो उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, कि एंजल नाम का ये जो स्रोत है, ये जो सोर्स है, वो जानना चाहते थे ये कौन है। अब आप सोच रहे होंगे उन्हें एंजल के बारे में कैसे पता, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के संस्मरण सुने, अदालत के पेपर्स देखे, पुराने इंटरव्यूज़ पढ़े, बहुत चीज़ें उन्होंने रिसर्च की। और धीरे धीरे उनका शक मारवान पर गया कि एंजल जो है वो मारवान है। तो उन्होंने पहले कुछ इंडिकेशंस दिए, बहुत धीमे धीमे दबे शब्दों में कहते थे वो कि मैं जानता हूँ एंजल कौन है, वो मारवान की तरफ इशारा करते थे। फिर उन्होंने किताबों में और ओपनली लिखना शुरू किया कि एंजल जो है वो अशरफ मारवान है। और फिर एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उस इंटरव्यू में उन्होंने सीधे सीधे अशरफ मारवान का नाम लिया और कहा कि यही एंजल है, यही सोर्स है इज़राइल का। अब ये बहुत बड़ा स्टेप था। आप एक इंसान, जीते जागते इंसान को, जो कि एक बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल है और स्पाई कहीं से नहीं दिखता, उसको आपने एक स्पाई बता दिया। खैर, कुछ समय के बाद ब्रेगमन को एक फ़ोन आया। उस आवाज़ ने दूसरी तरफ से कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसके बारे में आपने लिखा है। अब ये आदमी थे मारवान। मारवान ने इनको कांटेक्ट किया। खैर, इनका आपस में बातचीत शुरू हुई। बट अब आप सोच रहे होंगे ये दोस्त बन गए आपस में, नहीं। बहुत केयरफुली बात करते थे एक दूसरे से, क्योंकि उनको हमेशा ही रहता था कि कहीं कोई बात ऐसी ना मुंह से निकल जाए जो अगला इंसान पकड़ ले और फिर पब्लिश कर दे। यूजली शुरुआत में इन लोग अपने सेक्रेटरी से ही पहले बात कराते थे, फिर एक फ़ोन आता था, कभी कॉल काट देते थे, कभी दोबारा आता था। वही जैसे स्पाइज को सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इन चीज़ों की, तो बहुत अलर्ट रहते हैं स्पाइज। मारवान हमेशा कहते थे कि फ़ोन रिकॉर्ड भी हो सकता है, तो वो काफ़ी केयरफुल रहते थे। खैर, ये उनकी स्पाई लाइफ का एक हिस्सा था, उन्हें सिखाया गया था। मारवान ने कहा ब्रेगमन से कि आपने मेरा नाम लिया, आप मेरी आइडेंटिटी खोल रहे हो, मेरे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अब ये वही नियम था जो दोस्तों मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा, आइडेंटिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्पाई की लाइफ में। खैर, उन्होंने ब्रेगमन से ये भी कहा कि मैं अपनी आत्मकथा लिखना चाहता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए मैं कैसे लिखूँ, क्या चीज़ों का ध्यान रखूँ। तो वो बोल रहे थे कि मैं पेपर्स लिख रहा हूँ अभी, एंड आप मुझे सजेस्ट करते रहिए, गाइड करते रहिए। लेकिन आज तक उनकी कोई बुक कभी रिलीज़ नहीं हुई। खैर, अब आती है उनकी लाइफ की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसके साथ उनकी दिशा बदल गई ज़िंदगी की और भी ज़्यादा। इस टाइम पे जब वो मुलाकात करते थे ब्रेगमन से, उस टाइम पे एक दो पुराने ऑफिसर्स थे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे मोसाद के, उनके बीच में अदालत में इज़राइल में एक मामला चल रहा था, एक केस चल रहा था। और केस का रीज़न था कि एंजल की पहचान किसने लीक की। अब ये बहुत सेंसिटिव था, बहुत ज़्यादा। मार्च 2007 में इज़राइल की अदालत ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि एंजल की पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को लीक किया गया था। अब जून 2007 में ये फैसला ओपनली शेयर किया गया, तो मीडिया के पास गया, न्यूज़पेपर्स, टीवी, ये वो, तो सब जगह फैल गई ये बात। भाई,
मोसाद के स्पाइज और स्पाइज के बारे में आइडेंटिटी रिवील होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सेंसेशनल न्यूज़ बन जाती है जब किसी स्पाई के बारे में बात होती है। तो अब जब कोर्ट का फैसला सबके साथ शेयर हुआ, तो अब जो चीज़ ब्रेगमैन कहते आ रहे थे वो चीज़ अब और स्ट्रांगली लोग मानने लग गए थे कि एंजल है, और शायद वो एंजल अशरफ मारवान ही है। तो ब्रेगमैन ने ये न्यूज़ भी पढ़ी, अब इससे उन्हें और चिंता हो गई। तो उन्होंने मारवान को एक लेटर लिखा और उन्हें खतरे की चेतावनी दी। उन्होंने उनको कहा कि हो सकता है आपकी लाइफ में अब आपको डेंजर बढ़ जाए। कुछ दिनों तक कोई जवाब नहीं आया अशरफ मारवान का, लेकिन मारवान ने कई बार बहुत डरे हुए मैसेजेस छोड़े थे उनके फ़ोन पर ब्रेगमैन के। तो ब्रेगमैन कहते हैं कि यूजुअल नहीं था, उनका बिहेवियर नहीं था, बट वो बहुत डरे हुए लगते थे, बहुत डरे हुए साउंड करते थे। अब आते हैं हम 27 जून 2007। हमने आपसे कहा था जून में ये फैसला ओपनली इजराइल की अदालत ने शेयर किया था। अब आते हैं 27 जून को। ब्रेगमैन अपने ऑफिस में बैठे थे क्योंकि उस दिन उनकी और अशरफ मारवान की मीटिंग बुक थी, लेकिन फ़ोन नहीं आया। कुछ घंटे बीत गए और एक खबर मिली कि मारवान अपने लंदन के जो फ्लैट था उसकी बालकनी से गिर के मर गए थे। अब जांच हुई, पाया गया कि वो 5वीं मंजिल से गिरे थे। कोई सुसाइड नोट नहीं था, फ्लैट में कुछ ज़बरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे, और उनकी डेथ हो गई। कहते हैं कोई गवाह भी थे जिन्होंने बालकनी पर 2 सूट पहने आदमियों को देखा था, लेकिन उस गवाह की पहचान भी कभी ओपन नहीं की गई क्योंकि कभी कभी गवाह जो होते हैं वो स्टेट प्रोटेक्टेड होते हैं, विटनेस उनके प्रोटेक्टेड होते हैं। मारवान ने जो जूते पहने थे वो उनसे पता चल सकता था फोरेंसिक जांच से कि वो उस रेलिंग पर चढ़े थे या नहीं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिए नहीं गए। उनकी नोटबुक जहाँ पे वो शायद अपनी बायोग्राफी लिख रहे थे या अपने संस्मरण, अपने पुराने एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहे थे, वो भी नहीं मिले। तो कोई नहीं जानता वो कहाँ गए थे भी या नहीं थे, ये भी कोई नहीं जानता। 2010 में 3 साल बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। आत्महत्या तो साबित हुई नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि एक मर्डर था। तो फैसला जो था कोर्ट का वो ओपन रहा। उनकी वाइफ ने ओपनली कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये मर्डर था। उनके बेटे ने कहा कि भले ही अदालत ने सुसाइड नहीं माना है, लेकिन मर्डर के लिए भी हमारे पास किसी को भी डायरेक्टली बोलने का कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ इसने मरवाया या उसने मार दिया। खैर, मारवान का अंतिम संस्कार इजिप्ट में हुआ, पूरे स्टेट सम्मान के साथ हुआ। तो और इजिप्ट के जो समय राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा भी कि उन्हें मारवान की लॉयल्टी पे कोई शक नहीं है। अब ये उधर उन्होंने कहा, और इजराइल के जो पूर्व मोसाद के चीफ ऑफिसर थे जावी ज़मीर, उन्होंने भी कहा कि वो एक बहुत लॉयल सोर्स थे। तो दोनों देश अपने अपने तरीके से देख रहे थे इसे, लेकिन पूरी कहानी किसी ने भी शेयर नहीं की। ब्रेगमैन कहते हैं बाद में उन्होंने बहुत कहा कि शायद सबसे बड़ी गलती ब्रेगमैन की थी कि उन्होंने एक जिंदा इंसान का, एक जासूस का नाम शेयर किया, उनकी आइडेंटिटी खोल दी। ये कह नहीं सकते कि मारवान की मौत का कारण क्या था, लेकिन बहुत सवाल थे, बहुत ज़्यादा। तो आज अभी आपको मैं थोड़े से वो सवाल बताती हूँ किस तरह से थे। समय और अदालत का फैसला। तो आपको मैंने बताया कि 14 जून 2007 में इजराइल की अदालत ने अपना फैसला ओपनली शेयर किया, जिसमें एंजल की पहचान लीक होने की पुष्टि हुई। और 27 जून 2007, सिर्फ 13 दिन के बाद, मारवान अपने लंदन के फ्लैट की बालकनी से गिरकर मरे हुए पाए गए। तो ये जो टाइमिंग था, ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ उस समय क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस उठाए गए। अब वो 2 आदमी वाला जो गवाह था, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था, इस गवाह ने पुलिस को कहा कि मारवान के गिरने के तुरंत बाद बालकनी में 2 सूट पहने आदमियों को उसने देखा। उसने ये भी कहा कि वो मेडिटेरेनियन ओरिजिन के दिख रहे थे। पुलिस ने जांच भी की, लेकिन उन लोगों की पहचान कभी भी ओपनली शेयर नहीं की गई, ना उन लोगों की, ना ही इस गवाह की। तो ऑफ कोर्स उन पर कोई आरोप भी नहीं लगा। तो ये भी एक सवाल है। फिर उनके जूते जो गायब हो गए। मारवान जब गिरे थे तो उन्होंने जूते पहने हुए थे, तो अगर वो रेलिंग पर चढ़ते तो जूतों पर निशान हो सकते थे, कोई भी फोरेंसिक एविडेंस हो सकता था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जूते मिले ही नहीं, दिए ही नहीं गए।
वो सबूत के रूप में सेफ भी नहीं रखे गए। आप यूजुअली जब सबूत इकट्ठे करते हो एक मर्डर सीन से या क्राइम के सीन से, वो बहुत सेफ रखा जाता है, उसको टैम्पर नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, और ये भी नहीं कभी शेयर किया कि वो जूते कहाँ चले गए। दोस्तों, ये बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन फोरेंसिक जांच के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती थी। फिर आते हैं हम गायब नोटबुक पे, टेप पे। अब मारवान कथित रूप से हम कहते हैं कि वो अपनी आत्मकथा पर काम कर रहे थे, ये ब्रेगमैन ने कहा। तो वो टेप रिकॉर्डर में अपनी बातें रिकॉर्ड करते थे। यूजुअली बुक लिखने के लिए यही करते हैं इंसान, लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको सुन के वापस लिखना शुरू करते हैं। तो उनकी नोटबुक, उनकी रिकॉर्डिंग उनके अपार्टमेंट में होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद वो भी नहीं मिली। अब ये भी नहीं कोई जानता कि वो कभी लिखी भी गई थी या नहीं, कोई रिकॉर्डिंग थी भी या नहीं। और ब्रेगमैन ये कहते हैं कि डिस्कशन चलता था उनका, वो गाइडेंस देते थे अशरफ मारवान को, लेकिन उन्होंने अपनी बायोग्राफी का एक भी पेज कभी ब्रेगमैन को दिया नहीं पढ़ने के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए। एनीवे, ब्रेगमैन के पास बहुत सारे डरे हुए मैसेजेस भी छोड़े थे मारवान ने, आपको याद होगा हमने आपको बताया था। तो और ये मौत से कुछ दिन पहले ही थे, लगातार छोड़े उन्होंने मैसेजेस, और ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता किसी का। अगर आप किसी के पास मैसेजेस छोड़ते हो और आप डरे हुए हो, इसका मतलब ये अनयूजुअल बिहेवियर है, ये अलग है, नॉर्मल से अलग है। तो ब्रेगमैन ने कहा कि मारवान को लग रहा था उनकी जान को खतरा है। कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई स्पष्ट मानसिक प्रॉब्लम था उन्हें, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आने वाले दिनों में उनकी मीटिंग्स तय थी, उनकी ट्रैवल प्लान्स बने हुए थे। तो ऑफ कोर्स आत्महत्या तो नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट ने ना आत्महत्या ना हत्या कुछ नहीं बोला। तो ऑफ कोर्स ये एक और ओपन क्वेश्चन बन के रह गया। फिर आते हैं हम राजकीय सम्मान से जो उन्हें अंतिम संस्कार मिला इजिप्ट में। अगर कोई व्यक्ति दुश्मन देश के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा जाए या साबित हो जाए, तो कौन सा देश उसको ओपनली रिस्पेक्ट देगा? बट इजिप्ट ने दिया। मारवान का अंतिम संस्कार काहिरा, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे जो हमने आपको बताया था, वहाँ उस शहर में पूरे स्टेट ऑनर के साथ हुआ, जो वो तोपों की सलामी, बंदूकों की सलामी दे के करते हैं। यहाँ तक कि उनका जो ताबू था, उनका जो कॉफिन था, उस पर इजिप्ट का झंडा भी लगा रखा था, जो बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए। उस समय के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि मुझे मारवान की लॉयल्टी पे कोई शक नहीं है। तो ऑफ कोर्स एक और नया पॉइंट खड़ा हो गया। फिर आता है अदालत का, ब्रिटेन की अदालत का ओपन वर्डिक्ट। 2010 की जांच जब हुई, तो ये साफ शब्दों में कभी नहीं कहा गया कि एक आत्महत्या थी, लेकिन कभी ये भी नहीं कहा गया कि हत्या थी। तो ओपन वर्डिक्ट, इसको ओपन वर्डिक्ट कहते हैं, विच मीन्स इसका कारण कभी तय नहीं हुआ, यानी कि कानूनी रूप से ये मामला आज भी साफ नहीं है। फिर कहते हैं एक चीज़ है यहाँ पर बहुत रिस्पेक्टेड है, वो होती है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप, और इंडिया में भी रहती है, कि आप मांग सकते हो गवर्नमेंट से सबूत या पेपर्स या इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप जान सको कि चल क्या रहा है। तो मारवान से जुड़ी बहुत सारी फाइलें थी जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत ओपन की ही नहीं गई, उनको स्टेट सिक्योरिटी के नाम पे सेफ रख दिया गया। तो कोई पेपर शेयर नहीं हुए, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हुई। तो जब तक पेपर्स पूरी तरह से दिए ना जाएं, एक शक बन जाता है दोस्तों दिमाग में कि ऐसा क्यों है, क्या छुपा रहे हो आप। हमेशा एक दिमाग में शक बना रहता है। तो ये 8-10 सवाल थे दोस्तों, जो हमेशा कभी भी आंसर नहीं रहे, हमेशा बिना आंसर्स के रह गए। और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वो सिर्फ एक बिजनेसमैन थे जो जासूसी में शामिल हुए थे? क्या वो एक्चुअली में डबल स्पाई थे? क्या उनकी पहचान ओपन की गई एंजल के नाम से, इसलिए उनकी लाइफ में खतरा हो गया, या ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस था? और सच्चाई ये है दोस्तों कि आज भी कोई फाइनल आंसर नहीं है। तो जासूसी की दुनिया में दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, पूरा सच कभी भी सामने नहीं आता। और अशरफ मारवान की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है। पेपर्स हैं, गवाह हैं, बहस है, एक भी साफ जवाब नहीं है। और शायद यही इस कहानी की असली पहचान है। एक ऐसा नाम जो सामने तो आ गया, पर एक ऐसा सच जो कभी पूरा नहीं आया। इसके साथ मैं आज की कहानी खत्म करती हूँ। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड नाइट।